चलिए, इसके पहले देखा था हम लोगों ने 11th क्लास की फिजिक्स में हम लोगों ने क्या देखा था, अवकलन। अवकलन के कुछ फॉर्मूले देखे थे। अब उसी अवकलन में उसी श्रेणी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यदि हमारे पास क्या दिया हो, दो फलन हो, है ना, दो फलन दिए हों, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, के गुणनफल का अवकलन, गुणनफल का अवकलन यदि अपन बात करते हैं, है ना, तो इसमें दो फलनों के गुणनफल का अवकलन कैसे, जैसे हमारे पास मान लीजिए y बराबर क्या दिया हुआ है, f1x और f2x दिया हुआ है। इस तरह से दो हमारे पास फलन है, ठीक है। तो इसका जब हम dy अपॉन dx अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको पूरा लिख दे रहा हूँ तब तो समझ में आ जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो जब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx में ये हमारा पहला फलन है और इसको हम दूसरा फलन बोलेंगे, इसलिए मैंने f1 और f2 डाल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, f1x पहला फलन, दूसरे का अवकलन, अवकलन के लिए हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ये हमारे पास होता है, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए, एग्जाम्पल में अपन क्या करते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया x log x ले लेता हूँ, है ना। यहाँ दो फलन है, y बराबर मैंने क्या ले लिया, x log x, एक हो गया आपके पास x और एक हो गया log x, ठीक है। और इसमें इसको अपन अवकलन करते हैं, तो देखिए dy अपॉन dx, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है हमारा, ठीक है। आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, पहला फलन दूसरे का अवकलन हल, दूसरा फलन पहले का अवकलन, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला फलन क्या है हमारे पास, x, दूसरे का अवकलन तो log x अपॉन x, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ठीक है। x log x का क्या हो जाता है, अवकलन 1 अपॉन x प्लस log x, और x का अवकलन क्या हो जाता है, 1। कैसे हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, d x की पावर कितनी है, 1, तो nx लिखते हैं, तो 1 x 1 माइनस 1 मतलब 1 x की पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तब फाइनली मिलेगा क्या, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास ये x कैंसिल, तो फाइनली हमको मिला 1 प्लस log x, ये हमारा क्या हो गया, dy बाई dx। इस तरह से आप इसको क्या बना सकते हैं, दो फलनों के अवकलन, गुणनफल का अवकलन जो है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आपने देख लिया, साथ ही एक आध एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, x cos x, या आप e टू दी पावर x और cos x ले लो, ऐसा एक एग्जाम्पल है, ठीक। फिर दूसरे नए फलन ले लेते हैं, तो dy अपॉन dx निकालेंगे, x के सापेक्ष बकायदा लिखना है आपको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इसको अपन ने बोला है और सेकंड इसको बोल दिया, तो फर्स्ट फंक्शन दूसरे का अवकलन अपॉन dx प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ठीक है। तो e टू दी पावर x cos x का क्या हो जाता है, माइनस sin x, प्लस क्या हो जाएगा, cos x, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है। देखिए यहाँ पर भी टू दी पावर x है, यहाँ पर भी टू दी पावर x है, तो e टू दी पावर x बाहर निकाल दीजिए, तो बचेगा क्या अंदर पे, माइनस sin x प्लस cos x, या इसको चाहो तो और ऐसा भी लिख सकते हो, e टू दी पावर x cos x माइनस sin x, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या हुआ, दो फलनों के अवकलन का दो फलनों के गुणनफल का अवकलन हो गया। ठीक, इस तरह से अब हम एक और देखते हैं इसी में कि यदि कोई हमारे पास किसी फलन के साथ अचर आ जाए, है ना, तीसरा अपन देखते हैं किसी फलन के पास कोई अवकलन आ जाए, किसी फलन के साथ क्या आ जाए, कोई अचर आ जाए के साथ कोई अचर हो, अचर हो तो अवकलन कैसे होगा ना, तो अवकलन, अब ये क्या है मतलब, इसका मतलब ये है कि यदि y बराबर हमारे पास क्या हो, सी एफ एक्स हो, सी क्या है यहाँ पे, अचर, ये क्या होगा, अचर, तब इसका अवकलन किस तरह से होगा उस चीज़ को अपन देखेंगे। तो यहाँ पर यदि अपन इसको निकालेंगे तो dy अपॉन डी एक्स हम क्या लिख सकते हैं इसको, सी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, है ना। तो यहाँ पर c कैसा हो जाएगा, अचर हमेशा क्या होता है, बाहर आ जाता है, कांस्टेंट राशि क्या होती है, हमेशा बाहर आ जाती है। तो ये हमारे पास अचर बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल ले लीजिए आप, तो यदि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं तो y बराबर मैंने ले लिया 4x², सिंपल सा, ठीक है, या x पर n की पावर ऐसा ले लेता हूँ, ठीक। तो dy अपॉन dx यदि अपन निकालें तो d 4x⁴n है अपॉन dx है, क्योंकि ये प्रयोग में आएंगे, है ना, प्रयोग में आएंगे इसलिए मैंने उसको ऐसा लिखा हुआ है। तो 4 हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, dx⁴n अपॉन dx। तो x⁴n का तो आपको पता है क्या होता है, 4n x n - 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, तो y बराबर मैंने ले लिया √3/2 log x, ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y = dy अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन करते हैं अपन x के सापेक्ष, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d √3/2 log x अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर √3/2 कैसा है, कांस्टेंट है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d log x अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/2, ये log x का क्या हो जाएगा आपका 1/x, मतलब फाइनली हमारे पास क्या जाएगा, √3/2x, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे फलन होंगे जिनके सामने पे क्या हो, एक कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट राशि क्या होती है, उससे बाहर आ जाती है, याद रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किन्हीं दो फलनों का क्या हो जाए, भाग, तो उनका अवकलन क्या होगा, और उसका एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए दो फलनों के भागफल का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, दो फलनों के भागफल का अवकलन, ठीक है। तो ये हमारे पास मान लीजिए हमारे पास दो फलन है, ये f1x अपॉन f2x, इस तरह से। तो इसका अवकलन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो dy अपॉन dx होगा, है ना। यहाँ लिखेंगे अपन हर अंश का अवकलन, अंश का अवकलन माइनस अंश, ठीक है, अंश हर का अवकलन, अंश गुना यहाँ पे हर गुना अंश का अवकलन, अंश हर का अवकलन, ठीक है, बटे हर का वर्ग, हर का वर्ग, ठीक है। या इसको लिखने का तरीका, हर मतलब दूसरा फलन, ये अपने पास क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, और इसको हम बोलते हैं हर, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो हमारे पास f2x
अंश का अवकलन तो डी f1x अपॉन डी एक्स माइनस f2x सॉरी f1x है ना, और ये क्या हो जाएगा डी f2x अपॉन डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा आपका हर मिले तो f2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू एग्जांपल क्या हमारा क्या है नहीं, एग्जांपल देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये हमारे पास दिया हुआ है ना। ये हमारे पास जो फंक्शन है इसको अपन ने फर्स्ट मान लिया, मतलब अंश मान लिया है, और ये हर है सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए, क्या हो जाएगा, तो अपने पास हर तो x प्लस टू है ना, अंश का अवकलन, तो हमारे पास अंश का अवकलन क्या है, अंश क्या है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन डी एक्स सॉरी माइनस हर अंश का अवकलन अंश, तो अंश अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हर का अवकलन हो जाएगा तो x प्लस टू, ये हो जाएगा अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखिए क्या हो जाएगा x प्लस टू, ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे n क्या होता है, यदि हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा ना ज्ञान, हम क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन होता है, तो यहाँ पे n की जगह कितना है टू, तो यहाँ टू रखेंगे, ये x रख दिया, टू माइनस वन, तो क्या हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि 2 से एक माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, और x की पावर 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारे पास ये हो जाएगा x प्लस टू, यहाँ पर हो जाएगा 2x इंटू में और 1 का, तो आपको मैं बता चुका था कि किसी भी अचर राशि का अवकलन क्या होता है 0 होता है, तो 1 का ये जो -1 है इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख देता हूँ माइनस, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2x हो जाएगा, और ये 1 सॉरी ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा -1, यहाँ पर देखिए x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 का कितना हो जाएगा 0, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर। चलिए आगे करके देखते हैं इसको, तो 2x का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इस 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, इस 2x का प्लस तो प्लस 2x का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है, माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर ये माइनस साइन का भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, तो x प्लस टू का होल स्क्वायर। फिर आगे सॉल्व करिए इसको, तो देखिए यहाँ से 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा x स्क्वायर बच जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 4x, है ना, और ये हो जाएगा +1 अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से क्या बन जाएगा आपका, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, तो ये भाग के लिए अवकलन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं ये अवकलन का थोड़ा सा हट करके क्या आते हैं, अच्छा इस अवकलन में और भी है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे इन्वर्स वाले हैं, है ना, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो ये उसके लिए मैं आपको एक मैथमेटिकली पूरा बता दूंगा, क्या यदि आप चाहोगे तो उसको बता देंगे, है ना, तो अब यदि चाहते हो कि मैं उसको भी बता दूं तो आप लोग मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है उसको। बाकी अपन आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं समाकलन थोड़ा सा, ठीक है। तो समाकलन का महत्व क्या है फिजिक्स में, तो एक बात ये है कि समाकलन का महत्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम समाकलन का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
और समाकलन होता क्या है? तो समाकलन क्या होता है कि जो छोटे छोटे कैलकुलेशंस होते हैं हमारे पास, जो छोटे छोटे हम गणनाएं करते हैं, है ना, उन गणनाओं को एक साथ हम चाहते हैं कि उनका पूरा टोटल निकाला जाए। ठीक है, तो हमारे पास उनका सबका सम, है ना, क्या कहलाएगा? समाकलन, सम आकलन, है ना। जैसे मान लो मुझे इसका एरिया निकालना है, चलिए ये इसका एरिया निकालना है। हाउ कैन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस सरफेस? तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यदि हमको कोई बोला कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो चूंकि ये आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमको किसी ने बोल दिया कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं, भुजा का वर्ग। ठीक है, ये हमारे पास मालूम है कि ये क्या है? वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। यदि हमको कोई क्षेत्रफल बोले और किसका बोल दिया, मान लो एक कोई घनाभ का क्षेत्रफल बोल दिया हमको, ये इस तरह से, है ना, ये अपने पास ये घनाभ है, इस घनाभ का क्षेत्रफल बोल दिया, तो हमको मालूम है क्या होता है। यदि मान लो घनाभ का क्षेत्रफल निकालना रहा, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाता है? 2AB प्लस BC प्लस CA, ये पढ़े हुए हैं हम लोगों, है ना। तो ये कुछ निश्चित आकृतियां हैं जिनका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आकृति इस तरह की आ जाए या ऐसा क्षेत्रफल आ जाए, ऐसा ये क्षेत्रफल आ जाए, बोला कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, है ना। अच्छा, आयतन में भी मैं आपको बता दूं कि एक निश्चित आकृति का, जैसे इसका आयतन क्या हो जाता, तो A B और ये C अपन निकाल सकते थे। ठीक है ना। और यदि अपन को किसका आयतन निकालना होता, घन का आयतन निकालना होता, इसको घन बना देता हूँ। चलिए, ये घन बन गया हमारे पास। ये घन का आयतन निकालना होता तब क्या करते, तो हमारे पास एक क्यूब था घन का आयतन निकालने के लिए, है ना। कोण है, कोण का आयतन निकालना है, तो हमारे पास क्या है, तो इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर का आयतन निकालना होता है, तो हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। एक गोला है ना, इस गोले का आयतन निकालना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से आयतन हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी आकृति आ जाए, इस तरह की आकृति आ जाए, जैसे आपका पानी का बॉटल, ये इस तरह, ये अपने पास ऐसी कोई आकृति आ जाए, बोले इसका आयतन निकालो, है ना। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो समाकलन ने, कैलकुलस ने उस मेथड को क्या किया है, आसान किया हुआ है कि हम उनके आयतन को, जो डिफरेंट साइज के होते हैं, है ना, एक निश्चित हमारे पास शेप होता है ना, एक ये गोला है ना, गोला है, ठीक है, क्यूब है ना, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, इन सब का तो एक निश्चित आकृति होता है, इनका आयतन हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ हमको ऐसी आकृति आ जाए, है ना, बॉटल की आकृति या कुछ ऐसी आकृति आ जाए जिनका कोई फिक्स साइज नहीं है, आकार नहीं है, तो उसका हम आयतन कैसे निकालेंगे, इस तरह की क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर कुछ ऐसी भी बात आती है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई कार्य किया, ठीक है, और वो कार्य अलग अलग बल, मतलब जैसे यहाँ पर एक मैं आपको बता दूं, यदि हमने कोई कार्य किया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पे मैंने फोर्स या कोई भी अपने पास, तो मैं इस साइड में दिखा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को दिखा रहा हूँ, ठीक है, और इस साइड में मैंने बल को दिखाया, ठीक है। अब बल को दिखाया, थोड़ा सा ध्यान देना ना, मैंने क्या किया, ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस पर हमने क्या किया, फोर्स लगाया, बल लगाया, तो पहले मेरा बल जो लगा वो लगा 1 न्यूटन का, अभी समझना, तो कम बल लगेगा तो विस्थापन कैसा होगा, कम होगा। दूसरी बार मैंने लगाया 2 न्यूटन का, तीसरी बार लगाया 6 न्यूटन का, फिर मैंने कोई यहाँ पर, तो ये विस्थापन भी कैसा होगा, अलग अलग होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहली बार मैंने बल लगाया 1 न्यूटन का, तो विस्थापन कितना हुआ, तो हमने बोला इतना हुआ, ठीक। दूसरी बार बल कितना लगाया, तो यहाँ पे मैंने 1 न्यूटन, अच्छा ये 1 न्यूटन, इतना विस्थापन, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हुआ, ठीक है। फिर मैंने लगाया 1 न्यूटन, यहाँ 2 न्यूटन दे देता हूँ, यहाँ 3 न्यूटन दे देता हूँ, यहाँ 4 न्यूटन दे देता हूँ, यहाँ 5 न्यूटन दे देता हूँ, और यहाँ 6 न्यूटन दे देता हूँ। तो मैंने क्या किया, चलिए दूसरी बार में मैंने 4 न्यूटन का लगाया, पहले एक लगाया कि 4 न्यूटन का, तो विस्थापन थोड़ा ज़्यादा हुआ, ये ज़्यादा विस्थापन हो गया, ठीक है, पहले इतना विस्थापन हुआ, अब बल बढ़ा दूंगा तो विस्थापन
भी बढ़ जाएगा। कितना लगाया 4 न्यूटन का, तो ये देखो ये विस्थापन के लिए यहाँ पे ये आ गया अपने पास। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, कितना विस्थापन हुआ। तो यहाँ पर अपने पास देखिए ये x1 ले लेता हूँ, इसको x2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अलग अलग बल लगाने पर विस्थापन कम, फिर उसके बाद कम लगा दिया तो यहाँ विस्थापन हुआ। ठीक है, फिर ज़्यादा लगाया तो यहाँ पर विस्थापन हुआ या ये विस्थापन हुआ। तो देखिए हमारे पास क्षेत्र कैसे बन रहा है, ये इस तरह से ये। तो यहाँ पर जो अपने पास कार्य निकालते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो यहाँ पर कार्य क्या एक जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। कार्य कैसा लग, सॉरी कार्य एक जैसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पर बल मैं कह रहा हूँ, क्या बल एक समान लग रहा है, नहीं। यहाँ बल कैसा है, परिवर्ती। बल कैसा है, परिवर्ती। तो परिवर्ती बल होने से, परिवर्ती बल होने से विस्थापन भी कैसा हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। विस्थापन अलग अलग हो रहा है, तो हमको क्या निकालना है, कार्य निकालना है, कुल कार्य निकालना है मुझे। कुल कार्य निकालना है तो मैं यहाँ से यहाँ तक पहले कैलकुलेट करूंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक करूंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक करूंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक करूंगा। बस समझ में आ रही है ना। तो मुझे अलग अलग कैलकुलेशन, मतलब मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन। तो यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, समाकलन का प्रयोग करेंगे। बस समझ में आई। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं कहाँ पर, फिजिक्स में, जहाँ पे हमें समाकलन का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो समाकलन के लिए देखो अब मैं इसमें थोड़ा सा बता दूं, ये तो आपको समझ में आ गया कहाँ यूज करेंगे, किस तरह से करेंगे, है ना, और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर यदि अपन मानते हैं, चलिए समाकलन के लिए जो साइन होता है वो क्या होता है, ये इस तरह का बनाया जाता है समाकलन का। ठीक है, तो यदि अपने पास क्या है, y बराबर fx है, इसमें भी वही चीज। तो हमको क्या करना है, समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, इसको अपन क्या लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे fx, और ये किसके सापेक्ष कर रहे हैं, dx। ये हमारा इंटीग्रेशन, ये साइन होगा समाकलन का। ये वाला जो साइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, समाकलन का। ठीक है, तो ये इसको चूंकि इंटीग्रेशन इसलिए इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, ये समाकलन का साइन है। ठीक, और ये fx और dx के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो यदि हमारे पास इसमें भी जो आपको सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर यदि x स्क्वायर है, या सॉरी x टू द पावर n है, तो इसका समाकलन यदि हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन क्या हो जाएगा, x टू द पावर n dx, है ना। तो इसका क्या आ जाता है बेटा, तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इसका समाकलन होता है। ठीक है, इसी तरह से यदि y बराबर क्या हो जाए, तो फिर से वही sin x हो जाए। तो sin x का क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, sin x dx। तो इसका क्या हो जाता है, माइनस कॉस x हो जाता है। जस्ट ये अवकलन का क्या होता है, उल्टा होता है, ये भी हम जानते हैं इसको, है ना। तो देखो यहाँ पे y बराबर यदि अपने पास क्या हो जाता है, cos x हो जाएगा। तो इसका समाकलन जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा भाई, तो cos x dx, तो क्या हो जाएगा, ये sin x हो जाता है। ठीक है, फिर y बराबर कैसा हो, e टू द पावर x हो, तो इसका समाकलन क्या होगा, तो e टू द पावर x का समाकलन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, यदि y बराबर हमारे पास क्या हो, 1 अपॉन x हो, है ना, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 अपॉन, यदि अपने पास x है और ये dx आ गया तो इसका आ जाता है log x आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाए, मान लो हमारे पास y इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, साइन हो गया, cos हो गया, फिर साइन cos tan x। तो tan x का क्या हो जाता है, log 10। चलिए, तो sec स्क्वायर x का क्या होता है अपन ये देखते हैं, है ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यदि मान लो इसका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx, तो इसका हो जाता है tan x। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाए, i इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर x हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, सॉरी y इज इक्वल्स टू ना, तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x dx, तो माइनस
cot x, ठीक है। तो इस तरह से और भी हमारे पास है फंडामेंटल जो है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जो यूज में आएगा वो ये आएगा। कौन सा वाला? ये, इसको हम बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है फिजिक्स में, ठीक है ना। इसको हम प्रयोग में लाएंगे। और एक बात, इसमें यदि आपको लिमिट दी हो, लिमिट दी हो मतलब क्या होता है, यदि मान लो आपको क्या करना है, ये हमारे पास है कुछ, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास x है, ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। मुझे क्या करना है, ये एरिया निकालना है। कौन सा? ये वाला एरिया निकालना है। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस b है। तो मुझे क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, मुझे एरिया निकालना है। ये तो इसके मैं छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगा तो समाकलन में होता क्या है, थोड़ा और समझ लो। देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये वाला, इसको मैंने बोल दिया dx, भाई ये x डिस्टेंस पे है। टोटल डिस्टेंस क्या है, a से b तक का डिस्टेंस है टोटल। मैंने क्या किया, तो ये अपने पास y है और ये dx, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा इस एक ठो का। तो हमको मालूम है ये कैसे, थोड़ा सा आयत के जैसे दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा ये आयत के जैसे दिख रहा है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मैं क्या लिखूंगा, y dx लिखूंगा, लंबाई और ये चौड़ाई, है ना। कहाँ से कहाँ तक करना है ये y dx को, तो ये छोटे छोटे टुकड़े कर दिया, तो y dx प्लस y dx प्लस y dx प्लस y dx a से b तक, a से b तक ऐसे रखूंगा, है ना। और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन सॉल्यूशन हो जाएगा। ये समाकलन कहाँ से कहाँ तक हुआ, a से b तक का। तो ये हमारे पास निश्चित समाकलन, यदि आपको क्या दिया हो, लिमिट दिया हो, इसको हम बोलते हैं निम्निष्ठ और इसको बोलते हैं उच्चिष्ठ। ये हमारे पास निम्निष्ठ मतलब निम्न बिंदु हुआ और ये तो a से लेकर के b तक के हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये y बराबर क्या होता है, तो y बराबर fx, कुछ भी एक रिलेशन हो सकता है कि इसके आगे बढ़ने का y और x में, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, fx dx a टू b। तो इसका जो अपने पास इंटीग्रेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा f b माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये मतलब अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर, इसका कोई भी कुछ भी होगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है, cos x हो सकता है, sin x हो सकता है, x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें हम क्या करेंगे, जो उच्चिष्ठ होगा या उच्च लिमिट होगा, है ना, या अपर लिमिट बोलेंगे, ठीक है। उच्च सीमा होगी, इसको बोलते हैं उच्च सीमा, इसको क्या बोलते हैं, उच्च सीमा। और ये क्या होगा, निम्न सीमा। थोड़ा इसको समझ लो, क्योंकि ये आगे जाकर के बहुत ज्यादा यूज होना है आपको। 12th में 11th तो ठीक है, 12th में भी ये बहुत ज्यादा यूज में आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन निम्न सीमा, है ना, और इसको बोलेंगे उच्च सीमा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन बहुत जगह आने वाली है, फिजिक्स में तो हजारों बार आने वाली है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो फंक्शन है कुछ भी हो सकता है, x टू द पावर n भी हो सकता है ना, के रूप में हो सकता है, cos x हो सकता है, sin x हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमको उसका ये पता होना चाहिए जनरली, आपको ये sin x का और cos x का, ये cos x का, ये आपको याद होना चाहिए। इससे आपका काम हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका जो भी होगा, sin x होता तो cos x आता, माइनस cos x आता। cos x की जगह x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ये जो सीमाएं दी है, उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो उच्च सीमा से क्या करूंगा, निम्न सीमा को माइनस करूंगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन समाकलन को खत्म करते हैं। एक आध एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं समाकलन में, ठीक है। मैंने आपको फंडामेंटल फॉर्मूलेस बता दिए, इन फार्मूला के अलावा कोई फार्मूले आपको यूज में नहीं आएंगे फिजिक्स क्लास में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एक आध सवाल देख लेते हैं। कोई एक आध सवाल बताओ जरा समाकलन का। y इज इक्वल टू x टू द पावर 4, है ना, प्लस 1/x -1, ये है ना, ये हमारे पास दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं अपन। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ऐसा लिखें, समाकलन करने पर, है ना। तो चलिए यहाँ पर अपन इसका समाकलन निकालते हैं।
2i इज इक्वल्स टू वॉट, ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1/x माइनस 1 dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x टू द पावर 4 dx प्लस 1/x dx माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x टू द पावर 4 है, फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या मालूम है, x टू द पावर n इज इक्वल्स टू व्हाट, dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ऐसे ही होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर 4 है, n की जगह कितना है 4 है, तो 4 धन 1 बटे 4 धन 1 हो जाएगा इसका समाकलन, प्लस इसमें देखिए 1/x का समाकलन हम जानते ही हैं log x, ठीक है, माइनस 1, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। तो देखिए यहाँ पर x टू द पावर 0 लिख दूँ, तो x टू द पावर 0 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा 0, n की जगह क्या आ जाएगा 0, 0 प्लस 1, ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x टू द पावर 0 ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 को, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, है ना। तो फाइनली क्या हो जाएगा, देखो x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस log x माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 0 प्लस 1x हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, 0 प्लस 1 को नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या निकाल सकते हैं अपन, समाकलन निकाला जा सकता है ना। तो समाकलन में एक और एक आध सवाल देखेंगे क्या, चलिए खैर काफ़ी ये भी एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी है। ठीक, आगे यदि अपन उसमें निश्चित समाकलन के एग्जाम्पल आप चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। एक और इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यदि हमारे पास थोड़ा सा आपको पता हो x प्लस ए टू द पावर n, इसको अपन बोलते हैं, देखिए x टू द पावर हमारे पास क्या होता है 1 होता है, या फिर यदि यही हो तो इसमें कितने पद आ रहे हैं, 2 पद आ रहे हैं, कितने की पावर है 1। यदि x प्लस ए की पावर 2 है तो कितने पद आएंगे यहाँ पर, देखो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, कितने पद है 1 2 और 3 पद आ रहे हैं। x प्लस ए की पावर कितनी है 3 है मान लीजिए, इसमें कितने पद आते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस ए क्यूब, कितने पद आए 4, है ना। तो टोटल देखो ये ऐसे करते करते यदि मान लो हमारे पास x प्लस ए टू द पावर n आ जाए, तब की स्थिति में क्या होगा, हाँ, तो तब की स्थिति में हमारे पास क्या होता है, इसको हम बोलते हैं चर घातांकी, है ना। तो इसमें हमको पता नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब n का मान 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है ना, n का मान 20 भी हो सकता है। तो उसके लिए ऐसे पदों का या इस तरह से लिखना, देखो 3 तक तो फॉर्मूले हमको याद ही रहते हैं, है ना। और हमेशा याद रखिएगा कि पद जो होते हैं वो संख्या n से एक ज़्यादा होंगे, याद रखिए 3 है तो कितने पद 4, है ना, 2 है तो कितने पद 3, ठीक है। तो इसी तरह से यदि मैं यहाँ पर निकालूंगा तो x टू द पावर n प्लस n x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, इसका जो अपन एक्सपांशन है जो करते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2, अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा a, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। इस तरह से n माइनस 1 n माइनस 2, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो अपने पास एक्सपांशन है ना, एक्सपांशन या इसको हम बोलते हैं प्रसार, इसका प्रसार हम इस तरह से करते हैं, देखिए यहाँ पे बताओ, है ना। तो x टू द पावर n फिर n, ठीक, और यहाँ से x की पावर में से एक कम होगा तो इसमें से एक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 कम हुआ तो a का वर्ग आ गया, यहाँ कितना कम हो रहा है x टू द पावर n माइनस 3, तो यहाँ पर a की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3, है ना, प्लस ऐसे डैश करते जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा a टू द पावर n मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा n माइनस n, तो 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, टोटल अपने पास फैक्टोरियल n और नीचे भी फैक्टोरियल n बन जाएगा, nth टर्म होगा ना, तो
तो n टर्म होगा कैसे, देखो यहाँ पर, तो ये ऊपर वाला देखो n-1, n-2, n-3 ऐसे करते जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फैक्टोरियल n मिल जाएगा, और नीचे वाला भी क्या मिल जाएगा, फैक्टोरियल m। और फैक्टोरियल के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, तो मैं आपको बता देता हूँ। चलो 5 का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। ठीक है, यदि अपने पास 6 फैक्टोरियल लिखा है या 3 फैक्टोरियल है तो 3 गुना 2 गुना 1। ये देखो 3 को यदि मैं इसको n बोल देता हूँ, 5 को n बोल रहा हूँ, है ना, तो ये 5 हुआ 5, है ना। 4 को क्या लिख सकता हूँ, तो n-1 लिख सकता हूँ कि नहीं। 3 को क्या लिख सकता हूँ, n-2। ऐसे करते हुए कहाँ तक आएंगे अपन, 1 तक आएंगे, है ना। तो फैक्टोरियल n को हम इस तरह से विस्तार कर सकते हैं, और वही चीज हो रही है, देखिए n-1 n-2 n- इसके बाद क्या आएगा 3 4 5, फिर ऐसे करते कहाँ तक आ जाएगा 1, तो टोटल वो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 1, ये सॉरी फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 1 2 3, ऐसे कौन सा टर्म आएगा, nth टर्म आएगा, तो ये हो जाएगा। और x टू द पावर क्या हो जाएगा, n-n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और a टू द पावर n। तो देखिए फाइनली ये मिलेगा क्या, इससे ये कैंसिल, ये 0 का पावर आ जाएगा, तो फाइनली हमको क्या मिला, nth टर्म क्या मिलेगा, a टू द पावर n मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रसार हुआ। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि कहीं कहीं पर ये यूज होता है, इसको अपन बोलते हैं द्विपद प्रमेय। आप लोग जो गणित वाले हैं वो तो खैर अलग से इसका पूरा चैप्टर है ना, ये पूरा एक अध्याय है गणित वालों के लिए। ठीक है, ये एक अध्याय है पूरा। ठीक है, तो ये अध्याय आपको पढ़ेंगे, द्विपद प्रमेय के नाम से आप पढ़ोगे इसको। ठीक है, तो ये आप लोग जानते होंगे। और खैर मैं इसको और अच्छे से, यदि अपन इसको और अच्छे से लिखें तो आप लोग मैथ्स वाले के लिए क्या हो जाएगा, तो NC, यहाँ NC0, यहाँ पे NC1, है ना, और ये फिर क्या लिख दूंगा, NC2 x टू द पावर n-2 a2 प्लस NC3 x टू द पावर n-3 a टू द पावर 3 प्लस, ऐसा करके आगे बढ़ जाएगा, है ना। और लास्ट में क्या आ जाएगा, NCn a टू द पावर n। ये NC जो क्रमचय और संचय में आप लोग पढ़ेंगे ये चीज। ठीक है, 11th क्लास में क्रमचय और संचय में आप लोग इस चीज को पढ़ सकते हैं। तो खैर इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, खैर ठीक। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समझना है और चीज़ों को याद रखना है ना, इन फॉर्मूलों को भी थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिजिक्स में इनका प्रयोग होता ही जाएगा। ठीक, तो अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। कल से हम लोग देखेंगे एक विमीय गति। क्या देखेंगे, एक विमीय गति, है ना, लीनियर मोशन। ठीक, तो लीनियर मोशन क्या होता है, तो सीधी सी बात है, एक सरल रेखा में जो गति होती है ना, एक सरल रेखा में जो गति होगी, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एक विमीय गति, जिसको बताने के लिए कितने विमा की आवश्यकता होती है, एक विमा की आवश्यकता है। विमा मतलब दिशा, है ना, एक निर्देशांक की आवश्यकता होती है। अब निर्देशांक क्या होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो निर्देशांक होंगे उसको हम भी देखेंगे। ठीक, तो एक विमीय गति में हमें किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक निर्देशांक की आवश्यकता होती है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि कोई वस्तु गति कर रही है या गत्यावस्था में है, कब उसको गति अवस्था में बोलेंगे। कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो कब हम उसको विराम अवस्था में बोलेंगे। किसी बिंदु वस्तु की हम बात कर लेंगे, तो इस तरह से हम इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, इसको थोड़ा सा समझेंगे। और कल से फिर हम जानेंगे कि दूरी, है ना, क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, ठीक है, और वेग क्या होगा, चाल क्या होगा, इन चीजों के बारे में हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक अपन रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आप लोग का क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा कि आपको थोड़ा सा इसको आपको कहानी जैसे पढ़ लेनी है। बाकी समझाने का काम मेरा रहेगा, बाकी आप इसको कम से कम कहानी जैसे पढ़कर रखें सबको। ठीक है।